Hello students, how are you? Now welcome to the YouTube channel Accounts Expertise. We are going to start our next chapter, chapter 2, Theory Base of Accounting. In first chapter we have studied many topics in last 4 sessions, that is definition of accounting, aspects of accounting, branches of accounting and characteristics of accounting, objectives of accounting and definitions. In the first chapter there are many definitions which we have studied. Now we have completed our first chapter and we are going to start our new chapter, chapter 2, theory base of accounting. ये जो हमारा चैप्टर है अब ये बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है. इसमें हम नए नए जो अकाउंटिंग में कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं, ये एक फाउंडेशन है कंसेप्ट्स ये अकाउंट्स का. जब तक हम इन कंसेप्ट्स को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, जब तक हम इनको बिल्कुल इनका मीनिंग नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर पाएंगे. तो हमें इसमें सबसे पहले सारे कंसेप्ट्स जो इसमें प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग में क्या क्या प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं उसमें हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सबसे फर्स्ट आता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये किस लिए, ये प्रिंसिपल्स क्यों बनाए हुए हैं? इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हमने अब तक क्या पढ़ा? अकाउंटिंग पढ़ा. अब हमने क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी. मीनिंग मतलब कि हमें उसमें समानता, ऐसा ना हो कि मतलब कि हम कहीं पे कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हों और कहीं पे कुछ किसी चीज़ में, ताकि हमारी हर जो भी हम काम करते हैं उसमें सेम प्रिंसिपल फॉलो हो कुछ भी ट्रांजैक्शंस में. उसके लिए हमें इन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है. अगर हम इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं और उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता है. ठीक है. तो in order to maintain uniformity and consistency in accounting records, certain rules or principles have been developed which are generally accepted by accounting profession. These rules are called by different names such as principles, concepts, conventions, postulates, assumptions, modifying principles, and are referred to as basic accounting concepts in the present chapter. ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये एक हमारे लिए कंसेप्ट हैं या एक जो हम परंपरा से करते आ रहे हैं, जो हम अकाउंटिंग में एजम्पशंस लेते हैं, या मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स जो डिपेंड टू डिपेंड मॉडिफाई होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपनी अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं. ठीक है. अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? ये क्या हैं? ये एक रूल्स एंड गाइडलाइंस अडॉप्टेड फॉर रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. ये क्या हैं? ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट और रिकॉर्ड करने की रूल्स और गाइडलाइंस हैं कि हमें किस तरह से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है, हमारा बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, ट्रायल बैलेंस, एंड इनको प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन में उनमें एक यूनिकनेस, यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता दिखाई दे. ठीक है. उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड करने के लिए हमारे ये रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाए गए हैं. ठीक है. जो कि हम अपनी अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं. जैसे एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इज़ टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट. कि हमारा क्या है, एक इम्पोर्टेंट रूल ये है कि हमें हर चीज़ को क्या होना है कि मतलब ट्रांजेक्शन्स को हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस प्राइस पे हमने उसको परचेज़ किया है उस पर रिकॉर्ड करना चाहिए. वो हम किससे, विच इज़ वेरिएबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट सच एज कैश रिसीप्ट फॉर द मनी पेड. जैसे हमने कोई मशीन खरीदी आज से 5 साल पहले, तो हमने उसके लिए कुछ क्या किया होगा, परचेज़ का कोई डॉक्यूमेंट हमने ख़रीदा लिया. जब हमने उस मशीन को ख़रीदा होगा
तो हमने क्या होगा, पेड किया होगा। तो वो पेड जो हमने किया है वो क्या है, उससे वेरीफाई हो जाता है कि हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट इसकी क्या है, क्योंकि कॉस्ट हमें किससे पता चलेगी, कैश रिसिप्ट से, जो हमने उसके लिए पे किया है। ये हमारी प्रोसेस में क्या करती है, दिस ब्रिंग्स इन ऑब्जेक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। ये प्रोसेस जो रिकॉर्डिंग का हमारा ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड है उसमें एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक बेस बन जाता है, ठीक है। एंड मेक्स द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स मोर एक्सेप्टेबल टू द वेरियस यूज़र्स। और ये वेरियस यूज़र्स जो है, हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि हमारे बहुत यूज़र्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स फिर हमारे लिए यूज़र्स के लिए एक्सेप्टेबल हो जाती है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो ये जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल मतलब जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो अगर हमारे जितने प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बने होंगे उतना ज़्यादा इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स को वो एक्सेप्टेबल होंगे। हाउएवर द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर नॉट static in nature. These are constantly influenced by the changes in the legal, social and economic environment as well as need of the users. मतलब कि जो प्रिंसिपल्स है वो अकाउंटिंग के वो क्या है, स्थिर नहीं है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, जैसे जैसे मतलब अकाउंटिंग की जो नीड्स हैं जैसे जैसे अपडेशन होता है, तो इसमें क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, यूज़र्स की नीड के अकॉर्डिंग। तो जब भी कोई नया रूल आता है तो उसमें क्या होती है, अमेंडमेंट्स होती हैं कि हमें अब इस जो प्रिंसिपल है उसमें और क्या एडिशन हो सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूज़र एंड एनवायरनमेंट ये हमारे प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं, अपडेट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। व्हाट आर बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स? द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर रेफर टू एज द फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक assumptions underlining the theory and practice of financial accounting and are broad working rules for all accounting activities and developed by the accounting profession. The ये क्या है, हमारे मूलभूत जिसे कहते हैं मूल आइडियाज़, ठीक है। ये हमारे बेसिक आइडियाज़ और बेसिक एजम्पशंस है जो हमें अकाउंटिंग के दौरान, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दौरान प्रैक्टिस करते समय क्या होता है, ये हमारे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जिसे हमें इग्नोर नहीं, मतलब इनको हमें अपने अकाउंटिंग्स में इनका यूज़ करना है। एंड आर ब्रॉड वर्किंग रूल्स फॉर ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटीज़। और ये क्या है, हमारे वर्किंग रूल, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई रूल होता है, तो ये क्या है, हमारे जो भी हम यहाँ से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है तो अब उसमें आगे हमें क्या रूल्स को फॉलो करना है, किन कंसेप्ट्स को हमें फॉलो करके अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है, वो हमें बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो प्रिंसिपल्स है वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। एंड डेवलप्ड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशन, जो अकाउंटिंग प्रोफेशन है हमारा, कोई हम बड़े आगे भी जब इस चीज़ को हम आगे लेवल पे जाके इस चीज़ को और पढ़ेंगे तब भी हमारे ये बेसिक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब इन चीज़ को हमें आगे तक हमारी अकाउंटिंग, चाहे हम किसी भी लेवल पे चले जाए, इन अकाउंटिंग्स को हमको फॉलो करना ही होगा। अब आता है कि हमारे जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा मनी मेजर कंसेप्ट। तीसरा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंजर्वेटिव, मटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये सारे हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें हमें किस चीज़ को, हर जो कंसेप्ट है हमारा उसको हमें डिटेल में पढ़ना है कि हमें इसमें क्या चीज़ को, रूल्स को फॉलो करना है। अपनी अकाउंटिंग जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो इन्हीं रूल्स को अकॉर्डिंग हमें अपनी अकाउंटिंग को प्रिपेयर करना है, उसमें अपनी इस चीज़ को हमें इन्वॉल्व करना है, इसके रूल्स को। अब फर्स्ट कंसेप्ट में आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हम कई बार क्या सोचते हैं कि जो हमारा काम है वो सब कुछ हमारा ही है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें अकाउंटिंग एक नया नज़रिया देता है कि हमें अकाउंटिंग जो हमारा बिजनेस है उसको हम किस तरह से, किस नज़रिए से देखें। द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी एज्यूम्स बिजनेस हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब कि बिजनेस क्या है, उसकी अपनी एक खुद की सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, मतलब वो अपने ओनर से
अलग है, ओनर अलग एंड बिजनेस अलग। ठीक है, मीन्स डेट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की पर्पस के लिए द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर टू बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज। मतलब कि ओनर को और बिजनेस को हमको अलग अलग लेकर चलना है, हम इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते कि ये ओनर का बिजनेस नहीं, कुछ भी यहाँ से ले बिजनेस से ओनर के पास आएगा कुछ भी तो वो भी रिकॉर्डिंग होगी बिजनेस में, और अगर ओनर से बिजनेस में कुछ चीज़ जाती है तो वो भी रिकॉर्डिंग होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये नहीं कि हम ये तो हमारा ही है तो हम इसमें से कुछ भी निकालते रहें बिजनेस में से, नहीं। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में से जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ओनर जो बिजनेस का है जो कोई भी ट्रांजेक्शन्स करता है तो वो उसको रिकॉर्ड करता है बिजनेस में, बिजनेस की बुक्स में। और जब ओनर्स बुक्स बिजनेस से कोई कुछ इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में तो वो भी क्या होता है बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जस्ट इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, मतलब एक फॉर्मेलिटी है ये कि हमें चाहे बिजनेस ओनर को कुछ दे या ओनर बिजनेस से को कुछ दे, वो चीज़ रिकॉर्डिंग होगी क्योंकि हम दोनों को सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी मानकर इस अकाउंटिंग में हम इसको यूज़ करते हैं कि दो ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। Let's suppose an example. Keeping this in the view, when a person brings in some money as capital into his business, जब कोई मान लो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं उसमें कुछ कैपिटल माना पैसा कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना पैसा लगा रहा हूँ इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में वो क्या मानी जाएगी, लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटी मतलब जो फ्यूचर में पे करने को लायबल होंगे, लायबल टू पे इन फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर में मुझे पे करना पड़ेगा। इट इज़ ट्रीटेड एज लायबिलिटी, मतलब देना पड़ेगा। मैंने किसी का कुछ ले रखा है, बिजनेस ने क्या किया हुआ है, ओनर से क्या लिया हुआ है, एक तरह से पैसा लिया हुआ है, तो वो बिजनेस की लायबिलिटी है कि बिजनेस लायबल है ओनर को पैसा देने के लिए अगर कल ओनर को ज़रूरत पड़ती है तो। लायबल टू द ऑफ द बिजनेस टू द ओनर, हेयर वन सेपरेट एंटिटी इज एज्यूम टू बी गिविंग मनी टू अनदर डिस्टिंक्ट एंटिटी। मतलब एक एंटिटी, मतलब ओनर एक एंटिटी मानी हमने और बिजनेस को दूसरी एंटिटी मानी है, तो ओनर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को पैसा दे रहा है, मतलब किसको, बिजनेस को। ठीक है, तो ये हम इस कंसेप्ट से क्या समझते हैं कि हेयर वन एंटिटी इज गिविंग मनी टू अनदर एंटिटी एंड वन एंटिटी इज लायबल टू द अदर एंटिटी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है किसका, जो हम ये वाला कंसेप्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का। सिमिलरली व्हेन द ओनर विड्रॉज एनी मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, जब बिजनेस में से ओनर पैसा निकालेगा, अब उसने शुरू में क्या यहाँ पे क्या किया था कि अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, उसने पैसा इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, अपने लगाया था पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ एंट्री रिकॉर्ड होती है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब जब यहाँ से अब बिजनेस में से क्या कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है, तो ये जब निकालेगा पैसा तो ये भी तो रिकॉर्ड होगा। ड्राइंग्स टू कैश मतलब उसने क्या निकाला, अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकाला। इसे हम अब क्या ट्रीट करेंगे कि ये डिडक्शन हो गया ओनर्स की कैपिटल में, मतलब कि उसका कैश तो बढ़ गया, उसके हाथों में पैसा तो चला गया, लेकिन बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट जब कंपनी की बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, ओनर्स की कैपिटल जो शो होती है लायबिलिटी साइड में वो रिड्यूस दिखाई देगी। मान लो उसने 1 लाख में से 20,000 रुपये निकाल लिए, तो अब उसकी 80,000 शो होगी बैलेंस शीट में, और रिडक्शन इन द लायबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस, मतलब कि बिजनेस में से जो उसकी क्या हुआ, जो बिजनेस में पैसा हमने बैलेंस शीट बनाई उसमें जो कंपनी बिजनेस लायबल थी उसको पैसा पे करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो ओनर कैपिटल किसकी थी, ओनर की थी। अब जब ओनर ने उसमें से 20,000 रुपये निकाल लिए तो अब बचा कितना, बिजनेस
आगे अब कितने अमाउंट के लिए लाइबल होगा, केवल 80,000 के लिए, क्योंकि 20,000 ऑलरेडी ओनर अपने बिजनेस में से निकाल चुका है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस यूनिट। हम जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ओनर। क्योंकि जब हम बिजनेस की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ओनर्स का कुछ भी पर्सनल चीज़ नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ओनर आर देयरफॉर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। मतलब कि जब हम बिजनेस की बैलेंस शीट, बिजनेस की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब हम बिजनेस यूनिट्स की क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाएंगे, कुछ भी हम करेंगे, तो हमारे जो है ओनर की पर्सनल कुछ भी चीज़, एसेट या लाइबिलिटीज़ उसमें शो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिजनेस इज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों की बैलेंस शीट अलग अलग बनेगी। अगर इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी बैलेंस शीट बने तो उसकी बैलेंस शीट में केवल उसी की पर्सनल चीज़ें दिखाई जाएगी, और जब बिजनेस की बात आएगी तो बिजनेस में उसकी पर्सनल चीज़ें नहीं आएंगी। जो बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया, बिजनेस से जो कैश गया, बिजनेस से जो पैसा आया, बिजनेस में जो पैसा आया, वो चीज़ केवल ओनली एंड ओनली बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में शो होगी, ठीक है। सिमिलरली पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस अनलेस इट इन्वॉल्व्स इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस फंड्स। पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ओनर की, ओनर ने कुछ खरीदा, कुछ कार खरीदी है लेकिन बिजनेस पर्पस से नहीं खरीदी, ठीक है, तो वो क्या नहीं होगी, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल ट्रांजेक्शन की है उसने। अगर बिजनेस के लिए खरीदी होती तो वो बिजनेस की बैलेंस शीट में एक एसेट की तरह दिखाई देगी, ठीक है। कब तक की दिखाई नहीं देगी वो बिजनेस के उसमें रिकॉर्ड्स में, जब तक अनलेस इट इन्वॉल्व्स इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ बिजनेस फंड, बिजनेस में से पैसा गया ना हो और बिजनेस में से पैसा आया ना हो। मान लो उसने कोई पर्सनल चीज़ खरीदी है, ठीक है, लेकिन बिजनेस में से पैसा गया तो फिर वो बिजनेस की एसेट बन गई। अगर उसने खुद के पैसा से कुछ चीज़ खरीदी होती जो बिजनेस से सेपरेट है, ठीक है, तब वो उसकी पर्सनल होती, लेकिन उसने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल कर कुछ चीज़ खरीदी है, तब वो बिजनेस की अकाउंटिंग रिकॉर्ड में शो होगा। और अगर बिजनेस कुछ उसने किसी को लोन दिया जैसे, और उसने फिर उसे बाद में लिया, तो वो क्या होगा, बिजनेस में शो होगा, क्योंकि बिजनेस में से दिया था और बिजनेस में से ही वापस आ गया, तो वो इनफ्लो हुआ, ठीक है। तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होगी वो सेपरेटली रिकॉर्ड होगी ओनर के पर्सनल चीज़ों से। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर 2 मिनट में अपना रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि हमें अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो मेंटेन करने हैं उनकी यूनिफॉर्मिटी के लिए हमें उसे क्या करना है, अपनी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पर हमें उसको रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन्स को। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, रूल्स और गाइडलाइंस जो हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने का और रिपोर्ट करने का हमें रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि समानता, शुरू से लेकर आखिर तक हम एक ही रूल को फॉलो करें, और ये फिर जो हमारे यूज़र्स हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल बन जाते हैं मोर, क्योंकि हमने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके बनाया है। फिर हमने बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़े जो हमारे अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों में हमारे काम आएंगे। हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ आवर ट्रांजेक्शंस। उसमें सबसे पहले हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ लिया कि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज़। हमें दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है कि ओनर का बिजनेस से जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो भी रिकॉर्ड होगी, और बिजनेस से कोई आउटफ्लो होता है ओनर के पास वो भी रिकॉर्ड होगा। हम इसमें किसको फोकस करते हैं, बिजनेस को फोकस करते हैं कि बिजनेस से क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है और बिजनेस में क्या आ रहा है।
जो ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में वो बिजनेस की लायबिलिटी है। बिजनेस इज लायबल टू पे द मनी विच वॉज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओके। एंड पर्सनल ओनर कोई भी पर्सनल चीज़ निकालता है, कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकालता है बिजनेस में, वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ओनर्स की पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। अगर कुछ पर्सनली ओनर को कुछ देना है तो वो बिजनेस से जाएगा नहीं, क्योंकि वो बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, नॉट द पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द ओनर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले सेशन में आपसे। तब तक के लिए आप इसको रिमाइंड कीजिए ताकि ये कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर हो जाए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट एंड लाइक, so that you will enjoy the study. Accounts is a very interesting subject. तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में नए कंसेप्ट के साथ। मनी मेजर कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम 2-3 कंसेप्ट्स नेक्स्ट सेशन में पकड़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।